हमारे मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमारी मेहमान थी फिल्म पत्रकार और लेखिका भावना सुमैया। जिंदगी के लंबे सफर को 1 घंटे के कार्यक्रम में समेटना गागर में सागर भरने जैसा मुश्किल काम है। इसलिए इस बार भी हमारी मेहमान हैं फिल्म पत्रकार और लेखिका भावना सुमैया। भावना जी के साथ उनके फिल्म पत्रकारिता के अनुभवों से गुजरना ठीक वैसा ही है जैसा परत दर परत अखबार का खुलते जाना। भावना जी से बातचीत का सिलसिला जारी है। आइए सुनते हैं फिल्म पत्रकार और लेखिका भावना सुमैया से यूनुस खान की बातचीत। भावना जी, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी चमक दमक है, फिल्म जर्नलिज्म में बहुत चमक दमक है, लेकिन कई सालों से मैं आपको देख रहा हूं, वही सादगी है, भारतीयता है। ये कौन सा कंट्रास्ट है? मतलब एक तरफ फिल्म के बारे में आप लिखती हैं, बहुत चमक दमक भरी दुनिया से आपका ताल्लुक है, लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत सादा मिजाज हैं। ये मुझे बार बार पूछा जा रहा है और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे जानते नहीं है या जिन्होंने मुझे देखा नहीं है वो लोग थोड़े डिसअपॉइंट भी होते हैं, क्योंकि जब उनको लगता है कि फिल्म जर्नलिस्ट है तो कुछ बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होगी। हाँ, और जब वो देखते हैं कि नहीं, ऐसा कोई खास बात है नहीं, मुझे लगता है कि एक आप में एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और आपको इस बात से संतुष्टता होनी चाहिए कि ये मैं हूँ और मुझे ये सूट करता है, और हो सकता है कि वहाँ सब वो हो रहा है मगर मुझे वो नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कुछ नहीं किया गया। भगवान ने मुझे शक्ल भी ऐसी दी है और मैं कपड़े भी ऐसे पसंद करती हूँ जो ट्रेडिशनल है। इतनी ज़्यादा पार्टीज़ में वगैरह भी मुझे जाना होता है, इतने ज़्यादा सब रंगीन लोग के घरों में भी जाना होता है, मगर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे कम हूँ या मुझे उनके साथ कोई कंपटीशन करना है या उनके जैसा बनना है। और मैं आज तक जो भी समझो 5-6 लोगों को उनके जन्मदिन पे अगर कुछ भेजती हूँ तो मैं अपनी तरह से ही फूल या गुलदस्ता या तोहफा भेजती हूँ। मेरी इनकम सालों में जाहिर है कि बढ़ गई होगी, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनके साथ कोई तुलना करके बहुत महंगी चीज़ें उनको देने की ज़रूरत है जी। और मैं उनसे या मेरे दोस्तों से कोई भी महंगी तोहफे की आशा नहीं रखती हूँ। तो सिर्फ कपड़े में और दिखावे में नहीं, मैं जाती ज़िंदगी में भी बहुत सादगी पसंद करती हूँ। मेरा खाना या रहन सहन, और क्योंकि मैं समझती हूँ कि महात्मा गांधी हो या ऋषिकेश मुखर्जी हो, वो सब कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। वाह, और सही बात है कि सिंप्लिसिटी जो है वो बेस्ट क्वालिटी है जी। इस चमक धमक भरी दुनिया के बावजूद हम अपनी सिंप्लिसिटी को बरकरार रख सकते हैं। और जो एनरिचमेंट है वो मेरे ख्यालात में होने चाहिए, बहुत सही, वो मेरे राइटिंग में होने चाहिए और वो मेरे ऑब्जर्वेशन में होने चाहिए। जी। अच्छा, मैं एक बात ये आपसे बहुत देर से पूछना चाह रहा था, और वो ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत में कभी या अभी फिल्म जर्नलिज्म को सीरियसली लिया जाता था या लिया जा रहा है या जाने वाला है? मुझे लग रहा है कि इस वक्त तो बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और बल्कि मुझे लग रहा है कि सिर्फ फिल्म जर्नलिज्म ही चल रहा है जी। और जो हमारे मेन स्ट्रीम अखबार है उनको बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, और वो लोग जो है अपने फ्रंट पेज पे भी सिनेमा की खबर छापते रहते हैं, क्योंकि पूरा जो माहौल बन गया है। पहले सिनेमा लोग हम कभी भी फर्स्ट पेज पे देखते नहीं थे, ये सिर्फ साउथ में होता था। साउथ में क्योंकि पॉलिटिक्स और सिनेमा के एक ही लोग हैं तो वो होता था। हमारे यहाँ तो वो छोटे छोटे फोटो कुछ खास गड़बड़ हो तो ही आती थी,
अभी तो रोज वो भी नहीं कि अगर कुछ पॉलिटिक्स की बात हो, प्यार और इश्क का मामला हो तो भी मेन पेपर्स उनको फ्रंट पेज पे डालते हैं। बुरा भी लगता है और ऐसे लगता है कि क्या हो गया है लोगों को, जैसे सिनेमा के सिवाय कोई और समाचार ही नहीं हो। वेस्टर्न जर्नलिज्म का असर है ये? मुझे लग रहा है कि वेस्टर्न से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल, कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजिकल चीज आपको मिलेगी तो उनके फायदे के साथ साथ गैर फायदे तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। तो अगर ये टेलीविजन जर्नलिज्म है और कैमराज हर जगह पे आप लगा देते हो या स्टिंग ऑपरेशंस अगर आप कर रहे हो तो उन जाहिर है को उनसे काफी एक्सपोजिंग हो रहा है पॉलिटिशियंस के करप्शन का, मगर उसके साथ साथ ऐसे भी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन लिया जाए। मेरे सबसे फेवरेट शायर और इंसान जिनको मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि मैं जाती तौर पे जानती थी, और उनके जाने के बाद उनके बड़प्पन का और भी एहसास होता है, वो है कैफी आज़मी। बिल्कुल। मैं उनको अब्बा कहती थी क्योंकि शबाना मेरी दोस्त है। और उनके सभी गाने बहुत ही खूबसूरत है। और जब मैंने मेरी आखिरी किताब लिखी तभी उनका देहांत हुआ था और मैंने अपनी आखिरी किताब उनको डेडिकेट की थी क्योंकि मैंने देखा कि उनके पास हर ओकेजन के लिए एक गाना था। सही बात। दुख सुख, रोमांस, करुणा, जो भी कहो, मगर मेरा फेवरेट गाना है हंसते जख्म का, आज सोचा तो आंसू भर आए जी। उसमें ये एक लाइन है, तो मैं जब वो सुनती हूँ तो मुझे गूज बम्स आते हैं जी। वो शायद लास्ट पैराग्राफ की है कि दिल की नाजुक रगे टूटती है, वाह, याद इतना भी कोई ना आए। वाह। तो मुझे इस बात से दर्द इसलिए होता है कि क्योंकि मैं कैफी साहब को जानती थी, वो इतना कम बोलने वाले इंसान थे, इतना कम अपना एक्सप्रेस करते थे अपने आप को। तो मैं डरती थी कि ये जो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, तो वो अगर ये लिखते हैं कि दिल की नाजुक रगे टूटती है तो वो कहाँ तक उसका थ्रेशोल्ड है पेन का। वाह। तो एक बार मैंने कहा कि अब्बा आप क्या सोच रहे थे जब आपने लिखा कि दिल की नाजुक रगे टूटती है? तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने मेरे सामने देखा और ऐसा लगा कि शायद वो बताएंगे, मगर ऐसे ही फिर कहीं और आसमान की ओर देखने लगे, बताया नहीं।
भावना जी, बातें हो रही थी सिनेमा के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में बहुत सारी बातें हुई। आपकी रुचि फिल्मों में महिलाओं की भूमिका पर बहुत रही है। आप ये बताएं कि वक्त के साथ इंडियन सिनेमा में जो महिला की भूमिका और महिला के किरदार हैं, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन उनका योगदान है, उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं? पहले तो ऑन स्क्रीन ऐसा नहीं है कि पहले भी प्रोग्रेसिव फिगर्स नहीं थे जी। कई डायरेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही प्रोग्रेसिव और पाथ ब्रेकिंग रोल्स दिखाए थे। जैसे बिराज बहू में कामिनी कौशल का था, बिमल रॉय के किरदारों में था, और श्याम बेनेगल ने भी दिखाए थे। मगर ज़्यादातर क्या होता था, श्याम बेनेगल खास तौर पे ओप्रेस्ड वुमेन के बारे में ऐसे ऑपरेशन दिखाते थे और फिर रिवोल्ट दिखाते थे जी। मगर ज़्यादातर औरतें उस ज़माने में वो पति को परमेश्वर मानती थी, वो पति आके लेटते हैं और उनके जूते निकालते थे। लंबे समय तक फिल्मों में मांग भरो सजना और सदा सुहागन वाली परंपरा वाली फिल्में बनती वो तो भी 70s में हुआ था। उसके पहले भी उषा किरण, मीना कुमारी, नूतन ने ऐसे बहुत सारे किए हैं कि कुछ भी वो करे तो उनको माफ है, मैं हमेशा इंतजार करूंगी, हाँ। मुझे माफ कर दो सजना टाइप। और मीना कुमारी का भी ये जो था न जाओ सैया, हो जाते थे। चलो वो तो फ्यूडल थे और उस जमाने के जमींदार ये सब करते थे, तो भी हैरानी होती है जब ये आज हम देखते हैं कि इतनी खूबसूरत मीना कुमारी जो अल्कोहल पी के बिहेविंग लाइक अ कोर्टिज़न फॉर अ हस्बैंड को भी नहीं रोक पा रही है। उस दौर की हीरोइंस के आउटसाइड ऑफ स्क्रीन क्या होता था, मैं वहाँ थी नहीं तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मगर ज़्यादातर उनके करियर्स करीबन एंड ऑफ 20s में ख़त्म हो जाते थे, बहुत कम 30s में जाते थे। आज अगर देखा जाए तो 30s तो छोड़िए, 40s और 50s की भी सब औरतों के पास काम है जी। फिर वो तब्बू, उर्मिला, करिश्मा कपूर हो, माधुरी दीक्षित हो, या जया बच्चन, शबाना आज़मी, हेमा जी, वहीदा जी। तो अभी क्या है कि विजिबल है ओल्डर वुमन और एक मोर रियलिस्टिक पिक्चर है। मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी देखा है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए किसी हीरोइन को दिखाया गया हो। सोचिए आप, हम लोग सब सुबह उठ के चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते जी। कभी हीरोइंस को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हम दिखाते ही नहीं थे। पहले जो है वो माँ जो है वो मशीन पे कपड़े बनाती है या पूजा करती है जी। आज की माँ कितनी अलग हो गई है। वो शुरुआत हुई थी रीमा लागू से, मैंने प्यार किया में जी। हमेशा माँ जो है वो बाप के साथ ही रही है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बेटा और बाप में होता है तो माँ जो है वो अपने पति के साथ है। मैंने प्यार किया में जब सलमान खान और उनके फादर के डिफरेंसेस होते हैं, सलमान खान अपनी माँ से पूछता है कि क्या मैंने गलत किया, वो अपने बेटे की ओर देखती है और बोलती है नहीं। वाह। तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप। I think slowly and gradually the women have made a place for themselves on screen as well as off screen, और उसके लिए बहुत मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी उनको क्योंकि जो डायरेक्टर्स आज है वो नई पीढ़ी के हैं और उनकी माएँ भी यंग है, 40s and 50s में। उनके माँ के साथ उनका एक बहुत ही डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप है। जैसे दिल चाहता है अगर आप देखो तो ऑन वन लेवल इट इज़ अ स्टोरी ऑफ 3 बॉयज़, मगर जितनी औरतें वो पिक्चर देखकर बाहर निकलती है वो समझती है कि वो उनके बारे में है, क्योंकि सब तीनों माँ जो है वो बहुत ही स्पेशल है। और वो जो रिलेशनशिप तीनों एक्टर्स के अपने पेरेंट्स के साथ है वो कितनी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। बिल्कुल। तो ये तभी हो सकता है जब उनका दिग्दर्शक जो फरहान अख्तर है उसका रिश्ता अपनी माँ के साथ एकदम यंग और यूथफुल है। वाह, बहुत सही है। मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की थी कि रिश्ता बिल्कुल यूथफुल है, डेमोक्रेटिक है। मुझे लग रहा है कि आगे के दौर में हम औरतों की जगह और भी मजबूत होगी, क्योंकि कहानी जो है
उसमें हमारे लिए जगह और भी बनेगी। नहीं
जमीन पर नहीं पड़ते। भावना जी, एक तकलीफ है इस विषय में, वो ये कि कहीं ना कहीं इन तमाम बातों के बावजूद महिला सिनेमा में एक सजावट की वस्तु है, एक आइटम है, एक आइटम सॉन्ग है। दोनों चीजें हैं, एक नहीं है। जिस हिंदी सिनेमा में मदर इंडिया है और दीवार की निरूपा रॉय है, उसी हिंदी सिनेमा में हमारे पास आइटम सॉन्ग्स भी है। तो औरत के दो रूप है और दौर ऐसा है कि दोनों चाहिए जी। दोनों के बगैर अधूरा है। जैसे वी शांताराम के आप ही के प्रोग्राम में एक इंटरव्यू था कि जिंदगी में प्यार की अहमियत उतनी ही होनी चाहिए जितना कि खाने में नमक। वाह वाह, इससे खूबसूरत बात मैंने नहीं सुनी। मैंने उसी तरह से मुझे लग रहा है कि हमारी एक अच्छी फिल्म के लिए औरत भी चाहिए, मर्द भी चाहिए, गाना भी चाहिए, डांस भी चाहिए, और उनके अगर अलग अलग रूप है, विलन भी हमेशा आदमी ही होता है। बात मुझे उस बात से नहीं, आइटम नंबर से मुझे इतना रोष नहीं आता है। मुझे रोष इस बात का आता है कि कितनी भी अच्छी सिनेमा हम क्यों न बनाएं, जो छोटी फिल्में हम औरतों की कहानी पर करते हैं ना, उसे कमर्शियल सक्सेस नहीं मिलती है। उसका मतलब यह है कि कुछ भी हम कर ले, कितना भी हम आगे सोचे, हमारी सोसाइटी जो है शोविनिस्टिक है जी। और उनको वो फिल्म में रुचि नहीं आती है जहाँ पे जब तक आदमी ना हो जी, जो बहुत नाइंसाफी की बात है। क्योंकि जब हम औरतें बिल्कुल ही मेल डोमिनेटेड फिल्म में देखकर खुश है, तालियां बजाती है और आपको प्रोत्साहन देते हैं, हम अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन्स पिक्चर को बहुत खूबी से देखती है जी, तो फिर मर्दों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जैसे 15 पार्क एवेन्यू वाली फिल्म हो जहाँ 3 औरतें हो, तो आने से पहले ही उनको कंटाला है जी। तो कुछ एक माइंड सेट की बात है। क्या आपको लगता है कि ये बदलने वाला है कभी, या बदल रहा है धीरे धीरे अंदर ही अंदर? मुझे लग रहा है बदल तो रहा है और भी जाके बदलेगा आगे चलकर, मगर बहुत सीरियस सिनेमा देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। क्या महिला डायरेक्टर्स का कुछ योगदान है इस स्थिति को बदलने में? मुझे लग रहा है कि जैसे कि हाँ, शोविनिस्टिक सोसाइटी है, उनको लगता है कि अरे औरत ने पिक्चर बनाई है तो थोड़ी सी बोरिंग होगी। जैसे हम अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कभी ट्रैफिक जैम हो जाता है या रिवर्स नहीं हो रहा है तो हमेशा ड्राइवर बोलेगा वो औरत ड्राइवर होगी इसलिए वो ठीक नहीं कर पाते। जनरल एटीट्यूड है। जनरल एटीट्यूड है। तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ठीक है, उनका नजरिया है। हमको भी लगता है कई चीजें औरतों मर्दों के बारे में। मैं बहुत ये मर्द औरत के चक्कर में नहीं हूँ। बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत है। ऑब्जर्व करते हैं कि वो लोग अलग है, उनकी ग्रोथ क्या रही है, मगर आई डोंट थिंक आई एम अ फेमिनिस्ट। जी, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर ऑफ वुमेन। महिलाओं की बात हुई है तो महिलाओं के बाद में एक बात करना चाहता हूँ अवार्ड्स की। सिनेमा में अवार्ड्स कुछ ज्यादा हो गए हैं और इतने हो गए हैं कि बहुत सारे अवार्ड्स लोग याद नहीं रख पाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इससे अवार्ड्स का इंपॉर्टेंस कम हुआ है? अवार्ड्स का इंपॉर्टेंस तो जरूर कम हो गया है, मगर अभी ये सारे देखा जाए तो फिल्में भी बहुत है, थिएटर्स भी बहुत है, अखबार भी बहुत है, टीवी चैनल्स भी बहुत है, तो उनको तो हम बंद नहीं करवाते हैं क्योंकि सब लोग अपना एक कारोबार लेकर बैठे हैं। तो उसी तरह से ये अवार्ड्स अगर ज़्यादा है तो भले रहे, जो अच्छे हैं वो टिकेंगे, जो नहीं अच्छे हैं वो चले जाएंगे अपने आप। क्या है, इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट यस, यू आर राइट, देयर आर मेनी अवार्ड्स, बट आई थिंक आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ सिनेमा, इफ देयर आर सो मेनी अवार्ड्स, इट शुड बी टेकन इन इट्स स्ट्राइड। क्या उन्हीं फिल्मों मैं बताऊं कि बात क्या हो रही है कि क्योंकि अवार्ड्स है और वो उनके टीवी शोज होते हैं जी, तो वो एक रेपिटेटिव चीज हो जाती है उनके लिए देखने के लिए, तो कंटाला आता है। तो कुल मिला के मामला ये है कि अवार्ड्स ज्यादा रहे उसमें कोई बुराई नहीं है, वो सिनेमा के प्रोत्साहन के लिए जरूरी है, ऐसा आप मानती हैं? मैं ऐसा मानती हूँ। जी,
विविध भारती से दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान। आज की हमारी मेहमान है फिल्म पत्रकार और लेखिका भावना सुमैया। भावना सुमैया से बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। भावना जी, लिखने के अलावा, लिखने का काम तो आपका प्रोफेशन है, उसके अलावा आपके क्या शौक हैं? ज़्यादातर तो टाइम लिखने में ही जाता है जी। उसके अलावा मैं लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ने में काफ़ी समय जाता है। म्यूज़िक सुनती हूँ, मगर और हर प्रकार का म्यूज़िक मेरे टेबल पर आता है क्योंकि हमें रिव्यू करना होता है, जो मेरा म्यूज़िक क्रिटिक करता है जी। मगर मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ कि वो फोल्ड कवर खोलूँ और वो सीडी प्लेयर में डालूँ और फिर चलाऊँ। इससे मुझे रेडियो पसंद है, तो मैं विविध भारती सुनती हूँ आपका प्रोग्राम और सुबह उठते ही मैं लगा देती हूँ जी। फिर गाड़ी में तो नहीं सुनती हूँ और शाम को जैसे ही घर आती हूँ तभी भी मैं लगा देती हूँ। मुझे अफसोस है कि 11:30 बजे ख़त्म हो जाता है जी। क्योंकि थोड़ा मैं समझती हूँ कि ज़्यादा चलना चाहिए। बिल्कुल। और कई बार जब मुझे बहुत सुबह की जल्दी फ्लाइट पकड़नी होती है और अलार्म क्लॉक बजे न बजे क्या मालूम, भरोसा नहीं अलार्म क्लॉक का भी, वो भी बद दिमाग रहते हैं कभी कभी, तो मैं वो रेडियो चालू ही रखती हूँ। मैं सोचती हूँ अपने आप वो 6 बजे वो आवाज़ जब आएगी तो मैं उठ जाऊंगी, तो कम से कम उस पर तो मैं भरोसा कर सकती हूँ कि वो मुझे उठा देगा। वो तो 6 बजे शुरू होना ही है। आजकल बल्कि मैं सोच रही हूँ सुबह वॉक के लिए जाना होता है जी, तो मैं सोचती हूँ कि वो फिर से विविध भारती रख के ही जाऊँ तो वो 6 बजे उसका शुरू हो। सिर्फ मुझे लगता है कि जो आप लोगों का सुबह का प्रोग्राम होता है, पहले तो कुछ भजन सा डालते हो आप। जी जी। उसके बाद जो 8:30 से 9:30 का होता है जी, मुझे लगता है कि वो थोड़े क्लासिकल गीत होने चाहिए, नए नहीं होने चाहिए। जी जी। क्योंकि सुबह सुबह आप उठे हो और आप चाय पी रहे हो तो धड़ाधड़ करके उनका जो म्यूजिक होता है मेरे सर पे लगता है। जी जी। उसी तरह से मुझे लगता है कि सब रेडियो स्टेशन जो है ना, शाम को कुछ एक सैडिस्टिक या जानबूझ के मेरे दिमाग में पत्थर फेंकने के लिए शाम को ऐसे धड़ाधड़ वाले गाने डालते हैं। तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठती हूँ, अगर धड़ाधड़ वाला आता है तो मैं बंद कर देती हूँ। जी जी। क्योंकि पूरा दिन पूरी दुनिया ने मेरे सर पे पत्थर मारे हैं। जी जी। अब मैं देखते देखते घर जा रही हूँ तो शांति का कम ऑर्केस्ट्रा वाला, जैसे लता मंगेशकर के पुराने गाने होते थे, वाह, या पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स के, ऐसे हो। पहले कुछ वो गोल्ड विंटेज ऐसे एक प्रोग्राम रखते थे जी। अब तो वो भी कोई रख नहीं रहा है। आई कैनॉट बेयर दोज थिंग्स इन द इवनिंग। ट्रैफिक का भी आवाज आता रहता है, बिल्कुल, तो वो नहीं सुनना हो तो अच्छे गाने सुने। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते कहो बुझे के जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले। कहो बुझे के जले बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं।
बारे में एक रेगुलेशन बनाना चाहिए सब टीवी रेडियो वाले के साथ, कि अगर उन्होंने धड़ाधड़ वाले शाम को, जब लोग इतने थके हुए स्ट्रेस्ड होके घर लौट रहे, भूखे हैं, तो उसके पहले आपके दिमाग को सुकून हो और अच्छी आवाज सुने, ऐसा। बहुत सही, बहुत अच्छे सुझाव हैं आपके, और बहुत आनंद आया इस बात में कि किस समय आप क्या सुनना पसंद करती हैं। हमारी तो खास दिलचस्पी है इस बात में, क्योंकि हम अपने सारे श्रोताओं का ध्यान रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब संगीत का आपको बहुत शौक है। शौक है। और घूमने का शौक है? देखो, मेरे काम के दौरान मुझे काफ़ी जगह पे जाना पड़ता है। दिन में यहाँ फंक्शंस भी अटेंड करने पड़ते हैं और घूमना भी ज़्यादा होता है, मगर मैं पसंद नहीं करती हूँ अपना घर छोड़ना। अच्छा। मैं सोचती हूँ कि मेरा घर बहुत खूबसूरत है जी, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं एक बार घर जाऊँ तो मैं अपना सादा दाल चावल खाऊं और थोड़ा वहाँ घूमना है मुझे, वो करूं, और फिर अपनी किताब पढ़ना है वो पढूं। मैं चाहूं तो किसी को फोन करूं, नहीं तो इतना कुछ मुझे है नहीं। जी, आपने संगीत की बात की। मैं जब कभी भी उदास होती हूँ या डेसोलेट फील करती हूँ, या ऐसे लगता है कि किसी चीज से मायूस हो गए हैं, तो मुझे सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज ही उसमें से निकाल सकती है। और ये बहुत एक क्लीशेड है, क्योंकि लता मंगेशकर को शायद आज तक पूरी दुनिया ने इतनी बार इतनी सारी चीजें इस तरह की कही होगी कि उनको कोई एहसास ही नहीं होता होगा कि कितने लोगों की जिंदगी में उनकी आवाज की क्या अहमियत है। बिल्कुल। और ये एक लगान का जो उनका भजन है, ओ पालनहारे, ओ पालनहारे, निर्गुण अनारे, निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं।
जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं हमरे उलझन सुझाओ भगवान तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं हमरे उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं ओ पालनहारे आई जस्ट लव इट। और मुझे लगता है कि उसमें बहुत सॉल्यूशंस है जिंदगी के। बहुत सही। तो आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे किसी मंदिर में कोई अगरबत्ती अच्छी खुशबू वाली जल रही हो और बड़े सुरीले से घंटे बज रहे हो, कुछ इस तरह का एहसास है उस गाने में। इट्स ब्यूटीफुल। और उसने बहुत श्रद्धा से गाया है। जी। लता जी का वैसे भी जो भी भजन वो गाती है ना, वो बहुत ही श्रद्धा से गाती है। वो तो बहुत अच्छा गाती है। बातें हुई है मेरी 2-4 बार उनके साथ फोन पर। जी। जब वो कहती है, हम जब उन्हें फोन करते हैं और फोन पे आती है, बहुत मॉडेस्टली बात करती है और कहती है मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। तो सनसनी दौड़ जाती है। मतलब उनके लिए एक बहुत आसान है कहना उसकी मीठी आवाज के मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ, मगर सामने वाला बिल्कुल बौखला जाता है और सोचता है कि बात करे ना करे। अब क्या बोले। हाँ। मेरी उनसे बात हुई जो पहले अमित जी से लगता था मुझे, बिल्कुल अभी क्योंकि उनको बहुत बार मिल चुकी हूँ तो नहीं लगता है। क्योंकि मुझे याद है जब पहली बार मैंने उनको इंटरव्यू किया था तो तब तक क्या था कि उनको सिर्फ स्क्रीन पे सुना था और स्क्रीन पे वो हिंदी में बोलते हैं। सो व्हेन ही स्टार्टेड द इंटरव्यू एंड ही स्पीकिंग इन इंग्लिश, फॉर अ व्हाइल यू आर जस्ट वाचिंग, you know, but you don't want to show him that you're just watching him. But the sound, and then suddenly in the middle of the English he speaks something in Hindi. तो लगता है हाँ अभी वो सिनेमा वाले अमिताभ बच्चन। बहुत सही, बहुत सही। लता जी की इतनी अच्छी बातें हुई हैं और उनके जन्मदिन पर बातें हुई थी। वो बातें उनके गानों के बारे में नहीं थी, उनकी पसंद के परफ्यूम के बारे में थी जी। उनकी क्रिकेट के शौक और फोटोग्राफी के शौक के बारे में थी जी। लता जी कंप्लीट पर्सनालिटी हैं। आपको लगता है कि अगर दुनिया में लता जी की आवाज नहीं होती तो क्या होता? मैं सोचना भी नहीं चाहूंगी क्योंकि एक सन्नाटा हो जाता। देखो, एक बहुत बड़ा कलाकार जो है वो आसानी से पैदा नहीं होता जी। दशक गुजर जाते हैं, उसके बाद एक इस तरह से संपूर्ण कलाकार, एक संपूर्ण कलाकार मेरे हिसाब से वो है जिसमें नवरस हो जी। क्योंकि सब में नवरस भगवान नहीं देता। बिल्कुल। तो कितने दशक के बाद हमको एक लता मंगेशकर मिली।
अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म जर्नलिज्म में आना चाहती हैं और उसी तरह की बंदिशें हैं जैसी जो 3 शर्तें आपके घर वालों ने रखी थी, आपको क्या लगता है कि क्या आप कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस की बात उन लड़कियों से जो फिल्म जर्नलिज्म में आने की तमन्ना रखती हैं? मैं वही कहूँगी, जैसे मैंने कहा कि शशि कपूर का कंट्रीब्यूशन रहा है इन माय ग्रोथ एज ए जर्नलिस्ट, उससे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे ग्रोथ एज ए जर्नलिस्ट में शबाना आज़मी का। जी। उन्होंने मुझे कहा था कि हमेशा तुम्हारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि तुम जिसके भी बारे में लिखो उसको सेंसेशनलाइज मत करो, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है और तुमको उसे ये पूछना है जो तुम जानना चाहते हो। ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि लोग इसके बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरी यही राय रहेगी इन लोगों को कि ख्वाब देखना बहुत आसान है। हर इंसान सोचता है कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगी। पहले एक रियलिस्टिक एस्टिमेट अपने बारे में होना चाहिए, एक रियलिटी चेक होनी चाहिए। आजकल सब लोग बहुत बड़ी हस्ती बनना चाहते हैं। पहले आप देखो कि आप में गुण है कि नहीं, उसके बाद आप आइए। आने के बाद सब लोग जो है फास्ट लेन में जाना चाहते हैं, सबको शॉर्टकट चाहिए जी, एंड शॉर्टकट्स आर शॉर्ट लिव्ड। सही रास्ता लीजिए और अपने आप आपको मंजिल मिल जाएगी। और ये लोग पहले से सोच के आते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमें मालूम ही नहीं था कि हमें क्या चाहिए। बहुत सही। पहली नौकरी मेरी सैलरी थी वो 100 रुपीज़ थी, 100 रुपीज़। और तब भी मुझे लगा कि 100 रुपया, इतना ज़्यादा पैसे को मैं कहाँ रखूँगी और कहाँ इस्तेमाल करूँगी जी। और फिर जैसे मिलता गया वैसे मिलता गया। सोचा नहीं था कि इतना कुछ चाहिए या मिलेगा या लिखना है। ठीक है, जितना मिला वो सही है जी। तो माय फादर सेड दैट write when you're being watched, work when you're being watched, and work when you're not being watched. वाह। Work because you like working and not because you like being watched. बहुत बढ़िया। And my mother said, don't trust anyone completely. वाह। मगर मैं ऐसे बहुत शकीली नहीं हूँ। मैं करती हूँ विश्वास जी। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी कैरेक्टर से चलूँगी और विश्वास भी करूँगी। और अगर किसी ने मुझे धोखा दिया या मेरे साथ बिट्रेयल किया तो वो उनका चरित्र है जी, वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सही। मैं सोच रही हूँ कि शबाना आज़मी का सबसे फेवरेट गाना मेरा कौन सा रहा है। आपको कोई याद आ रहा है? बिल्कुल, मुझे वो गाना याद आ रहा है जो राजकिरण साहब पर फिल्माया गया था, अर्थ का। जी। उसमें शबाना जी कुछ बोलती नहीं है लेकिन जो उनके एक्सप्रेशंस हैं कमाल हैं। हाँ, वो भी अब्बा ने ही लिखा था जी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है
क्या दिखा रहे हो। क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते। बन जाएंगे जहर पीते पीते। ये अश्क जो पीते जा रहे हो। ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है। जिन जख्मों को वक्त भर चला है। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। का खेल रेखाओं से रेखाओं से मात खा रहे हो। खिसा रहे हो। तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कि द गोल्डन रूल ऑफ जर्नलिज्म इज कि कुछ भी चीज अगर आप सोचो कि आपको ये याद रखना है, तो ये उसको कागज को आप काट के एक फाइल में रखोगे तो वो तो पीला पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो 2 बार पढ़ लो, क्योंकि यहाँ रहेगा दिमाग में जी, तो आप भूल नहीं पाओगे। बहुत सही है। ये जर्नलिज्म के भी काम की चीज है और रेडियो के बहुत खास काम की चीज है। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द प्लेस। और बहुत ही खूबसूरती से लाइब्रेरी है और ये पूरी बिल्डिंग और ये रिकॉर्डिंग रूम और आप जो काम कर रहे हो, सब आपके जो इंटरव्यूअर्स है और जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो श्रोताओं के साथ बात करते हैं, जिस प्यार और मोहब्बत के साथ वो उनको सुनते हैं, उनकी आवाज़ कितनी अच्छी है, वो हिंदी कितनी अच्छी बोलते हैं। आजकल अच्छी हिंदी सुनने के लिए कान तरस जाते हैं जी। और कोई तुलना नहीं है ये जो नए नए जॉकीज प्रोग्राम्स करते हैं। मैं पूरे विविध भारती स्टाफ को शिद्दत से और दिल से ये कहूँगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही होलसम है और आप उनको चालू रखिए और इसको एवरग्रीन करने के लिए भी कुछ आगे का सोचिए, ताकि जिस तरह से मैं खुशहाल हो जाती हूँ वी शांताराम और बिमल रॉय की आवाज़ सुनकर, उसी तरह से आगे की पीढ़ी संजय लीला बंसाली और करण जौहर और फरहान अख्तर की आवाज़ सुनकर सोचे कि दिल चाहता है इसने बनाई थी या देवदास इसने बनाई थी। क्योंकि हम लोग सब कहीं ना कहीं ये सिनेमा के पैशन में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो भावना जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई हैं और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में आपने जो तारीफों के पुल बांधे हैं, ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई हमारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।
आज हमारी मेहमान थी फिल्म पत्रकार और लेखिका भावना सोमैया। भावना सोमैया जी से बातचीत की यूनुस खान ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने।